आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है फिर से एक बार वसीम भट्ट के साथ। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बड़ियाल साहब। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आज की सियासत के बारे में, कि स्पेशली किश्तवाड़ की सियासत कहां तक पहुंची और क्या एजेंडा लेके आज फिर से ये लोगों के सामने, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं राज बड़ियाल साहब। स्वागत है सर आपका एम्पायर्स में। वसीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ियाल साहब, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो इस बार इलेक्शन जो है, इलेक्शन का समय आने वाला है, कम टाइम रहा है, तो इस बार क्या एजेंडा लेके आप लोगों के बीच आ रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए वसीम भाई, कांग्रेस का जो एजेंडा है वो आज का नहीं है, बल्कि जब कांग्रेस जो है, इसका जन्म जब हुआ था उसी दिन उसका एजेंडा भी तय हुआ था। तो कांग्रेस का एजेंडा सेकुलरिज्म का है, धर्मनिरपेक्षता का है, भाईचारे का है, प्यार और मोहब्बत का है, जो अक्सर हमारे राहुल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी आप सुनते हैं। और पूरे भारत को एक गुलदस्ते की तरह जो कांग्रेस ने इसको रखा है, जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर भाषा, अनेक प्रकार से भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग खित्तों से रहने वाले लोग एक समूचे भारत के अंदर एक गुलदस्ते के मानंद रहे, ये कांग्रेस का जो है एजेंडा है। और इसी के तहत जो है कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बड़ियाल साहब, अगर हम अपने किश्तवाड़ की बात करें, पिछले कई महीनों से जो है यहाँ की हालात नासाजगार हैं, यहाँ की हालातें कुछ साजगार नहीं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? वसीम भाई, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये हालात जो हैं ये आज से ख़राब नहीं है, बल्कि मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। 8-10 साल पहले पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2008 से यकीनन जो है किश्तवाड़ के अंदर ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। और किश्तवाड़ जो है 2008 में दंगे की भेंट चढ़ गया, 2013 में, और आज 2019 के अंदर जो 14 के बाद शुरुआती समय पे कुछ राहत लग रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक जो है किश्तवाड़ के अंदर इस तरह के हादसे रोनमा हुए जो दिल दहलाने वाले हैं। मतलब कि अचानक जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अचानक एक ऐसी शाम, जिसे हम मधुर शाम कहेंगे, और हम सब लोगों के लिए जो बदनसीबी का उस दिन जो पैगाम लेके आए कि परिहार ब्रदर्स, विशेषकर अनिल जी परिहार, जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे, एक मॉडरेट लीडर थे, और हमेशा जो है एक पॉजिटिविटी लेके चलते थे, अचानक 8 और 8:30 के बीच में उनको उनके भाई अजीत परिहार जी को वैसी जगह पे अचानक कत्ल कर दिया जाता है, उनकी किलिंग की जाती है, जो जहां पर लोगों का आना जाना है, एक डेंस स्ट्रीट है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं पहले भी ये कहा है कि जो प्रशासन है किश्तवाड़ का, उसने अक्सर ये बात करी कि किश्तवाड़ जो है अब मिलिटेंसी से मुक्त है, लेकिन अचानक एक ऐसा हादसा हो जाता है कि जिसमें हम सब किश्तवाड़ियों को जो है हमारा दिल दहला जाता है कि दोनों भाई का कत्ल हो जाता है। और समझ नहीं आती है कि इतनी इंटेलिजेंस का फेलियर, मैं कह सकता हूं
इतनी इंटेलिजेंस का फेलियर आज तक कभी नहीं देखा गया है। क्योंकि जब भी ये एग्जीक्यूशन हुई, एग्जीक्यूशन होने से पहले जब मंसूबा तैयार किया गया, मंसूबा तैयार करने के बाद जरूर उन लोगों ने रेकी की होगी, बाकी चीजें की होगी जो उनकी योजना का एक हिस्सा रहता है, और उसके बाद उन्होंने हथियार के साथ जब यहां प्रवेश किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि स्टेट की इंटेलिजेंस, सेंटर की इंटेलिजेंस, ये सब की सब फेल हो जाती है और जो क्या कहते हैं किलिंग हो जाती है। और किलिंग के बाद मतलब आप ये बताइए कि किश्तवाड़ का एक छोटा सा ये कस्बा है, मुख्तसर इसके एग्जिट पॉइंट है। इन एग्जिट पॉइंट पे ब्लॉकेड नहीं किया गया, बल्कि मैं समझता हूं कि एक सेफ पैसेज उनको एस्केप होने के लिए मिल गई। तो जिसका नतीजा है कि आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं, परिहार ब्रदर्स की किलिंग के बारे में अभी तक किश्तवाड़ की जनता, किश्तवाड़ के लोग, उनका परिवार, उनके बाकी लोग, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये किलिंग किसने की, कैसे हुई। लेकिन इस वक्त तक, जबकि लोकल पुलिस से केस लिया गया और NIA जो कहा जाता है एक बहुत बड़ी रेपुटेड देश की एजेंसी है, वो पिछले 6 महीने से लगातार इस केस के ऊपर काम कर रही है। लेकिन अभी तक उस केस के बारे में किश्तवाड़ की जनता को, जम्मू कश्मीर के लोगों को या देश की जनता को अभी तक ये मालूम नहीं होता है कि ये कत्ल किसने किया, ये कत्ल कैसे हुआ और क्यों हुआ। अभी तक लोग जो है एक मतलब प्रश्न चिन्ह जो है लगा हुआ है इन सारी चीजों। लेकिन इसका दुष्परिणाम आप देख लीजिए कि जब ये चीज नहीं हुई, वो कातिल नहीं पकड़े गए, तो 1 महीना कबल चंद्रकांत जी शर्मा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नेता थे, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, सबके साथ उनका अच्छा मिलना था। लेकिन अचानक जो है वहां जगह, उस जगह पे अटैक हो जाता है जहां जो हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में अक्सर लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन चंद्रकांत जी और उसके बॉडीगार्ड का अस्पताल जो बन गया, वो वहां मौत का वो उनके लिए बन गया। और यहां फिर मैं ये कहूंगा कि ये फिर इंटेलिजेंस का फेलियर, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार टोटल फेल। जो हमारे लोगों की, हमारे लीडर्स की, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हुए हों, लेकिन उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। और इस बीच में एक इंसिडेंट वो भी हुआ जहां DC साहब के बॉडीगार्ड की गन छीनी गई, वो भी ट्रेस नहीं हुआ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब किश्तवाड़ के अंदर 92-93 में मिलिटेंसी जो थी पीक पर थी, मतलब हर तरह से जो था मिलिटेंसी ने किश्तवाड़ को, पूरे जम्मू कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन तब भी इस किस्म के हादसे जो है रौनमा नहीं हुए कि दिन दहाड़े कोई आए, कत्ल करके जाए और वो पकड़ा ना जाए। मैं आपको एक हादसा बताऊं, आपको याद नहीं होगा, यहां जब स्वर्गीय सुभाष चंद्र सेन को जब उसको असैसिनेट किया गया, तो आप देखिए असैसिनेशन के बाद लोगों ने भी उस मिलिटेंट को फॉलो किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फॉलो किया, एंड ही वाज ट्रेड। लेकिन आज ये मतलब बहुत ही हैरानी है कि मिलिटेंट आते हैं, इतने बड़े लोगों का कत्ल करके जाते हैं, क्योंकि ये जो कत्ल है ये इंडिविजुअल्स का कत्ल नहीं, दिस इज मर्डर ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस तो हो जाता है। और सरकार भी इस वक्त वो सरकार है जो अपने आप को कहती है कि हम जो है इस वक्त सबसे ज्यादा जो है आतंकवादियों के खिलाफ लड़ती है, जो दावा करती है। लेकिन जहां किश्तवाड़ के मसले में हम देख रहे हैं कि अभी तक कुछ भी जो नहीं निकला है और लोग बड़े परेशान हैं। बड़ियाल साहब, ऐसे वाकयात
हमेशा इलेक्शन के नजदीक ही क्यों देखने को मिलते हैं? क्या सोच विचार है इस बात को लेकर आपको कि हमेशा आप अगर हिस्ट्री चेक करेंगे तो इलेक्शन के नजदीक जब समय कम होगा तो ऐसे वाकये हमें देखने को मिलते हैं, क्यों? हाँ, बिल्कुल मेरा भी यही प्रश्न है और मैं भी वक्तन फौक्तन जब भी मौका हमें प्रशासन से बात करने का मिलता है या किसी और इंस्टीट्यूशन से बात करने का मौका मिलता है तो हम भी ये कहते हैं कि भाई आया क्या वजह है। आप 2008 में जाइए, तब भी अगस्त में दंगा हुआ था। 2013 में जाइए, तब भी लगभग इलेक्शन के नज़दीक ही ये दंगा हुआ था। और परिहार ब्रदर्स की जो किलिंग हुई है, ये किलिंग भी पंचायत इलेक्शन के इर्द गिर्द हुई है। तो आज जो किलिंग हुई माननीय चंद्रकांत जी की, तो वो किलिंग जो है ये भी क्या कहते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन जब हमारे चल रहे थे उस वक्त होती है। तो वाकई लोगों के मन के अंदर आशंका है कि अक्सर ये दंगे, ये किलिंग्स आगे पीछे पूरे 5 साल कुछ नहीं होता है, जो ही चुनाव नजदीक आ जाता है तो कोई न कोई दुर्घटना जो है इस किश्तवाड़ के अंदर घटती है। तो यकीनन जो है इन चीजों को लेकर जो है सरकार और प्रशासन को बड़ा संजीदा होना चाहिए, क्योंकि सरकार कोई भी है लोकतंत्र में, आज बीजेपी की पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है, कल किसी तीसरे की सरकार आएगी, लेकिन सरकार का जो दायित्व है वो है लोगों की जान और माल की रक्षा करना और एक स्वच्छ और साफ प्रशासन देना। लेकिन आया किश्तवाड़ के अंदर इस तरीके का माहौल चुनाव के दिनों में क्रिएट करना, तो ये जरूर देखा जाना चाहिए आखिर कौन ऐसे लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं, कौन ऐसी एजेंसीज हैं जो ये काम कर रही हैं कि इलेक्शन में ही ये जो क्या कहते हैं इस किस्म के हादसा होते हैं। तो ये प्रोब करने लायक चीज है और करना चाहिए। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि आप वैसे लोगों को कानून की नकेल जो है जरूर उनको क्या कहते हैं नकेल से कसे, ताकि इस किस्म के हालात न हो। बड़ियाल साहब, अभी आपने कहा कि वो लोग जो मिलिटेंसी को खत्म करने का दावा कर रहे हैं, ये सीधे जो बात बीजेपी के ऊपर आ रही है, तो क्या इस मुद्दे को लेकर आप बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखिए सर, मैं बताऊंगा, मैंने सीधे बीजेपी का नाम भी लिया क्योंकि बीजेपी सरकार में है और सरकार की जिम्मेदारी है लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। और यह भी जग जाहिर है कि इस वक्त जो बीजेपी की सरकार केंद्र के अंदर है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, और यहाँ स्टेट में भी जो है क्या कहते हैं गवर्नर जो है, गवर्नर के माध्यम से जो है इस वक्त सेंटर का जो राज है, बिल्कुल ये आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं, सारे लोग सुनते हैं कि वो सीना ठोक के कहते हैं कि हम लोग जो है, हमारी पार्टी जो है इस वक्त आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और आतंक को अगर नकेल किसी ने कसी है तो हमारी सरकार ने कसी है। तो जाहिर सी बात है, मैं ये बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी एरियल स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, अगर उस पर क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं या क्रेडिट लेते हैं कि हालांकि वो जो कार्य होता है वो प्योरली जो है सेना का होता है, चाहे वो थल सेना है, जल सेना है या वायु सेना है, जिसको भी जो काम जिस वक्त भी जो सरकार सौंपती है या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी उनको लगता है कि किस वक्त कौन सा ऑपरेशन बॉर्डर पे करना चाहिए वो करते हैं। और ये हस्बी मामूल है, ये कोई आज की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि टीवी में बहुत सारे जर्नल, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि वक्त पे ये चीजें होती हैं, लेकिन बस नाम अपना अपना होता है। कोई इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहता है, कोई क्रॉस बॉर्डर अटैक कहता है, कोई कुछ कहता है, अपने अपने नाम देते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि ठीक है, हम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह क्रेडिट देते हैं कि हाँ जी आपने जी सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने जी क्या कहते हैं एयर स्ट्राइक की, और आपने जी क्या कहते हैं पाकिस्तान के जो
आतंकवादी ठिकानों पे आपने हमले किए, ठीक है। लेकिन एक चीज है, जो आदमी क्रेडिट लेने के लिए तैयार है, डिसक्रेडिट लेने के लिए भी उसको तैयार है। अगर वहां क्रेडिट यह है कि पाकिस्तान को हमने क्या कहते हैं सबक सिखाया, मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन यहां पर किश्तवाड़ में ये जो हादसा हो रहे हैं, ये जो हादसा हो रहे हैं और ये जो फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है, ये डिस्क्रेडिट किसको देना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी लोग जानना चाहते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता था कि अनिल जी हो, चंद्रकांत जी हो, या यहाँ के किश्तवाड़ के अंदर जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लीडर हैं, रिलीजियस हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये मैं आपको बताऊं, कहीं जब से यहाँ पर आतंकवाद शुरू हुआ था, तब से कहीं न कहीं ये लोग नेशनल फोर्सेस हमेशा एक्सिस्ट में रहे। लेकिन एक चीज़ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये देख लीजिए कि स्वर्गीय सतीश भंडारी जी का जो एसोसिएशन हुआ है आज से 25 साल पहले, और 25 साल के बाद ये दुर्घटना हुई। इसका मतलब है कोई सरकार तो थी जिन्होंने कहीं न कहीं इन चीज़ों पे, इन कार्रवाइयों पे, इस तरह के अटैक्स पे रोक लगाई थी, और जहाँ पर जो है यहाँ के नेशनल फोर्सेस को ये क्या कहते हैं, एक सिक्योरिटी का एहसास हुआ। पटेल साहब, कहीं ना कहीं आपका यह मानना है कि इंटेलिजेंस जो फेलियर है, उसके साथ साथ जो सरकार है, जो अगर बताया जाए कि जो सीधी सीधी जो बात है बीजेपी के ऊपर, अगर आप जैसे कि आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर के साथ साथ ये इनकी भी जो है फेलियर है, ये भी फेल हो चुके हैं कल्प्रिट को सामने लाने के लिए। नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि भाई गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इस वक्त सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, स्टेट में भी गवर्नर इन्हीं का है, यहाँ डीसी इन्हीं का लाया हुआ है, वक्तन जो एसएसपी है इनका लाया हुआ, कंप्लीट प्रशासन जो है इनकी तरफ लाया जाता है, और हमेशा लाया भी जाता है जो भी सरकार रहती है। तो नेचुरली क्या कहते हैं, अब हम ये करेंगे कि हम डीसी को कटहरे में खड़ा करेंगे, हम एसपी को कटहरे में खड़ा करेंगे, या हम किसी गवर्नर को कटहरे में खड़ा करेंगे। तो जहां ये लोग कटहरे में खड़ा होते हैं, तो राष्ट्रीय गवर्नमेंट जो है, नेशनल गवर्नमेंट जो इस वक्त केंद्र की सरकार है, वो भी तो बच नहीं सकती ना। इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है कि कहीं न कहीं सरकार जो है यहाँ के लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही। हमारा आपसे आखिरी सवाल यह होगा कि बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से आपको नॉमिनेट किया जा रहा है कैंडिडेट के लिए, तो क्या ये सच है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, लोग भी ये जानते हैं कि मैं बुनियादी तौर पर कांग्रेसी हूँ, छात्र नेता से कांग्रेसी हूँ, और किश्तवाड़ के बड़े बड़े अजीम नेताओं में से, जैसे ठाकुर सेवाराम जी परिहार, स्वर्गीय गुलाम हुसैन अरमान साहब, ऐसे जैसे नेताओं के पीछे पीछे चलने का हमें अवसर मिला है। जब हम छात्र नेता थे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन थी, तो तभी से 1982 में मैंने शेख साहब की क़यादत में कांग्रेस ज्वाइन की थी, और तब से लेकर आज तक, बीच में मैं 99 में जो है जब मैं सर्विस में चला गया, तो वहाँ भी मुझे पार्टी की तरफ से इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया, और वक्त वक्त पर मैं लोगों की सेवा जो है वहाँ से करता रहा। तो उसके अलावा सामाजिक तौर पर भी, चाहे या धार्मिक दृष्टि से, चाहे सनातन धर्म सभा है, उसका भी हमने नेतृत्व किया है, महासचिव के रूप में भी किया, अध्यक्ष के रूप में भी किया है, तो हमने ये कार्य किया। लेकिन जहाँ तक मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का सवाल है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम माई स्टूडेंट लाइफ, मेरी जो क्या कहते हैं ये जो आइडियोलॉजी रही है, या मेरा जो काम करने का जो तरीका रहा है, या मैंने जो काम किया है, वो हमेशा कांग्रेस के साथ किया है, उसी विचारधारा के साथ मैं लेकर चला हूँ। तो उन्हीं ही की पार्टी की ही डायरेक्शन पे मैंने जो है क्या कहते हैं अपने पद से जो है त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि किश्तवाड़ के अंदर जो है पार्टी की स्थिति जो है काफ़ी जो है मुश्किल में है पार्टी। इसलिए
हमने फैसला किया कि हमें अब डायरेक्ट पार्टी में आकर जो है काम करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि पार्टी हमको कौन सी जिम्मेदारी देती है, और जो भी जिम्मेदारी हम आपको देंगे और पार्टी हमें देगी, वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, इस वक्त आपके माध्यम से एक वक्त अगर किश्तवाड़ के अंदर अमन और आष्टी का माहौल चाहते हैं, देखिए यहां पर एक इस किस्म का माहौल तैयार किया गया दो कम्युनिटीज के बीच में कि देखो जी, एक तरफ से अगर एक कम्युनिटी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएगी तो दूसरी कम्युनिटी बीजेपी की तरफ जाएगी, तो एक पोलराइजेशन का माहौल चला जाता है। इस कम्युनिटी को यह स्वीकार नहीं, इस कम्युनिटी को यह स्वीकार नहीं। तो मैं ये महसूस करता हूं कि कांग्रेस अगर क्या कहते हैं अपना कैंडिडेट यहां पर एक अच्छा कैंडिडेट उतारती है, एक्सेप्टेबल कैंडिडेट, हमें ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो है किश्तवाड़ में अमन और राष्ट्रीय और शांति का माहौल क्रिएट करने के लिए लोगों के पास अगर एक वाहिद ऑप्शन है वो कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस के लीडर के साथ, कांग्रेस के जो कैंडिडेट होगा उसके साथ ना क्या कहते हैं इस कम्युनिटी को कोई तकलीफ होगी, ना इस कम्युनिटी को कोई तकलीफ होगी, और बीच का रास्ता। और हमेशा ये स्ट्रेटजी भी यही कहती है। आपका क्या मानना है कि यहाँ स्पेशली अगर मैं किश्तवाड़ की बात करूं तो यहाँ पे क्या दो बागों में जो बंटे हुए, मतलब कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप कि एक तरफ से जो है अगर सीधी बात की जाए कि मुसलमान और मुस्लिम और हिंदू वोट जो है वो अलग अलग बंटे हैं। नहीं, मैं आपको बात बताऊंगा, ये एक सच्चाई है, इसमें इस सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता है। 2008 से यहाँ पोलराइजेशन है। आपको कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो इंसानियत के नाम पर वोट मांगेगी, जो भाईचारे के नाम पर वोट मांगेगी, जो अमन और आष्टी के नाम पर वोट मांगेगी। बाकी कोई पार्टी नहीं और ना कोई कसर कोई रखती है कि जितना मर्जी पोलराइजेशन हो सकता करे। लेकिन अब क्या होता है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन अपने हिसाब से सभी लोग करते हैं। और आपने नहीं देखा, हाँ, तो ये क्या कहते हैं, आपने ये 2014 का इलेक्शन देखा, आपने 2008 का इलेक्शन देखा, तो ये बड़ी बदकिस्मती है इस किश्तवाड़ के अंदर। जो किश्तवाड़ ये सरजमीन है किसकी, सूफी संतों की, देवी देवताओं की, साधु संतों की, ये अमन और आष्टी की जमीन है। यहां पर प्यार और मोहब्बत की फसल उगती है। यहां न जाने किसकी नजर लगती है, यहां पर भाईचारा और प्रेम खिलता था। मुझे लगता है हम सत्य में रह जाते हैं और हमें अफसोस है कि हम उन पूर्वजों को क्या जवाब देंगे जिन्होंने हमें यह बाग दिया था, जिसमें हर प्रकार के रंग थे, जिनकी महक ही कुछ अलग थी, लेकिन हमने क्या उजाड़ के रख दिया इसको। आज हम एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं, और सियासत के लिए, राजनीति के लिए। मैं कहता हूं कि राजनीति करो, ठोक के करो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव लेवल पे करो, एक जुड़ाव की राजनीति करो, पॉजिटिव राजनीति करो, धर्म और राजनीति पर, अपनी कैपेबिलिटी पे राजनीति करो, पोटेंशियल पे राजनीति करो। आप लोगों को बताओ कि आप लोगों को क्या दोगे, आप में क्या कैपेबिलिटी है, आपकी पार्टी क्या कर सकती। इन इश्यूज पे आप मुझे बताइए, यहां हम किसको कहेंगे कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, किसको हम कहेंगे कि तू गद्दार है, किसको हम कहेंगे कि आप देशद्रोही हैं। आप मुझे बताइए, जब यहां देश आजाद हुआ, क्या यहां के हिंदू ने कुर्बानी नहीं दी, यहां के मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी, यहां के सिखों ने कुर्बानी नहीं दी, यहां के ईसाइयों ने कुर्बानी नहीं दी। तो फिर अब कुछ लोग अगर देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेकर फिरेंगे तो यह बड़ी बदनसीबी है इस देश की। हम भूल सकते हैं अब्दुल हमीद की कुर्बानी को, हम भूल सकते हैं अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, हम भूल सकते हैं अब्दुल कलाम को जिसने हमें इतना एटॉमिक एनर्जी दी। तो हम चंद्रशेखर, भगत सिंह आजाद, क्या कहते हैं नेहरू जी, ये सारे लोग जो है, महात्मा गांधी जिसके नेतृत्व में हमने देश को आजाद किया, तो वहां कोई एक कम्युनिटी नहीं थी, वहां कोई एक कास्ट नहीं थी, एक क्षेत्र के लोग नहीं थे। समूचे भारत ने 542 से ज्यादा रियासतों का ये देश बना है। तो इस तरीके की होची राजनीति करना कि ये हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, ये हिंदुस्तानी नहीं, ये नहीं है, ये सबसे बड़ी जो है इस मुल्क की बदनसीबी है कि हम खुद ये सर्टिफिकेट देते फिरे कि ये देशभक्त है, वो देशभक्त नहीं, वो हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है। और उस वक्त हम भूल जाते हैं कि भाई यहां देखिए, मैं बात हूं बुराई, हम 4 बेटे हैं अपने बाप के, ये जरूरी नहीं 4 की 4 अच्छे निकले। आप 3 भाई हैं, जरूरी नहीं कि आप 3 के 3 अच्छे निकले। मेरे में से एक भाई मैं खराब निकल सकता हूं,
मेरी खराबी का दोष आप सब पर मर दोगे, ये गलत है। अब मुझे कहिए इसने किया, आप खराब है, आपके खानदान पे, आपके परिवार पे आप लांछन लगाएं, ये गलत है। इस तरीके से ये जो राजनीति का स्तर जो है अब दिन ब दिन गिरता जा रहा है, और ये छोटे लेवल से नहीं गिर रहा, ऊपर से गिर रहा है। तो ये बड़ी बदकिस्मती इस देश की है। इसलिए मेरी यही है कि देखिए, लोकतंत्र कैसे मजबूत रह सकता है कि हम खुलेपन से चुनाव लड़ें। चुनाव हार जीत एक ही बंदे ने जीतना है ना, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल पॉलिटिक्स कीजिए, आप लोगों के लिए काम कीजिए। एक विधानसभा के अंदर जाता है जिसने सबसे बड़ा वोट लिया, उसके बाद 200 वोटों से रह जाता, 2000 वोटों से रह जाता पीछे, लेकिन उसके बाद भी तो बाकी काम है। बड़ियाल साहब, अमन और भाईचारे को लेकर आप लोगों को अंत में जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने किश्तवाड़ वासियों को एक ही मैसेज देता हूं कि देखिए, आपका सबका जीवन जो है बहुमूल्य है, और बड़े ही मुश्किलात के बाद एक लंबा जीवन व्यतीत करने के बाद इंसान का जीवन आता है। इसे बर्बाद न करें, और किश्तवाड़ जिसको हमें हमारे बुजुर्गों ने भाईचारे में विरासत में दिया है, उसको, उस चमन को, उस बाग को, बस जो भिन्न भिन्न फूल हैं, इन फूलों को पानी देने का प्रयास करो, काटने का प्रयास मत